सम नंबर 14 देखो, शीट में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे हम लोग को एक मिडिल वाला डेटा पूछा है, डायरेक्ट एक्सपेंस पूछ रहा है। बेसिकली हम लोग को पता है प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है। एक बार हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करें तो हम लोग को सबको पता है कि प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, प्राइम कॉस्ट बनता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों का जो सम टोटल होता है उससे बनता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये तीनों का जो सम टोटल होता है उससे हम लोग को निकलता है प्राइम कॉस्ट। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालने बोला है। क्वेश्चन क्या मांग रहा है? क्वेश्चन मांग रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस, ये नहीं दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि क्या अदर डेटा दिया हुआ है। तो हम लोग चेक करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है। रॉ मटेरियल कंज्यूम को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, ये भी दिया हुआ है। और डायरेक्ट एक्सपेंस में देखो क्वेश्चन मार्क, मतलब वो हमको कैलकुलेट करके निकालना है। तुम देखो WIP ब्रैकेट में लिखा है एट प्राइम कॉस्ट। एट प्राइम कॉस्ट स्टेज पे जो WIP है, ओपनिंग 30,000 है, क्लोजिंग 20,000 है। अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन में सेल्स का फिगर भी दिया हुआ है। सेल्स 10,000 यूनिट दिया हुआ है एट द रेट ₹10 पर यूनिट। प्रॉफिट बोल रहा है 25% ऑन कॉस्ट, वहीं पे अपना शीट में लिख लो प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू कितना परसेंट ऑन सेल्स? 16.66 ऑन सेल्स तो 20% ऑन कॉस्ट होता है। 20 उसके बाद 20% ऑन सेल्स 25% ऑन कॉस्ट होता है। तो लिख लो वहां पे प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल्स। ग्रुप में देखो पीडीएफ होगा निश, उसमें ग्रुप में तुम एडिट, उसमें पीडीएफ होगा। पीडीएफ का सम नंबर 14 कर रहे हैं हम लोग। ग्रुप में पीडीएफ थोड़ा रीसेंड कर देना, कोई भी एक जन। पीडीएफ का सम नंबर कॉस्टशीट वाला पीडीएफ। इसके अलावा क्वेश्चन बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वर इक्वल टू द सेलिंग ओवरहेड्स व्हिच अमाउंटेड टू ₹1 पर यूनिट सोल्ड। ठीक है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है वो सेलिंग ओवरहेड्स का इक्वल है। और सेलिंग ओवरहेड्स कितना था? ₹1 पर यूनिट सोल्ड। और यूनिट सोल्ड कितना है क्वेश्चन में? 10,000 यूनिट। वर्क्स कॉस्ट वाज 140% ऑफ द प्राइम कॉस्ट, मतलब जितना प्राइम कॉस्ट था उसका 140% वर्क्स कॉस्ट है। तो ये सारा डिटेल हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में। हम लोग को इसमें क्या करना है, इसमें तुम लिख लो सम नंबर 14 के आमने सामने लिख लो अपना शीट में, प्रॉब्लम ऑन बैक कैलकुलेशन। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, बैक कैलकुलेशन मेथड में सम्स को सॉल्व करना है। रीजन यहाँ पे देखो सेल्स का डेटा दिया हुआ है और हम लोग को ऊपर का डेटा मांगा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का डेटा मांगा है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का डेटा हम लोग को पूछा है यहाँ पे। तो बीच वाला कोई भी डेटा अगर निकालने बोलेगा ना, जैसे परचेज निकालने बोलेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस निकालने बोलेगा, डायरेक्ट वेजेस निकालने बोलेगा, तो वो प्रॉब्लम होगा ऑन बैक कैलकुलेशन मेथड। बैक कैलकुलेशन मेथड देखो कैसे होगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करते हैं तो आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, फिर WIP एडजस्टमेंट रहा तो वो भी कर देते हैं तो आ जाता है वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, वर्क्स कॉस्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होता है तो क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हैं तो आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसका दूसरा नाम होता है टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देते तो हमको सेल्स आता है। अब जब हम बैक कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करेंगे, आएगा टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड माइनस करेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, या फिर उसमें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक में जो ऐड होता है उसको लेस कर देना है, जो लेस होता है उसको ऐड कर देना है। रिवर्स गियर में जाना है, बैक कैलकुलेशन मेथड। इसमें हम लोग को निकालना क्या है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग कॉस्ट शीट नहीं देंगे, हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट शोइंग या फिर कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हेडिंग दे देंगे हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सम नंबर 14, तो हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि ये कॉस्ट शीट का नॉर्मल सम्स नहीं है, ये कॉस्ट शीट का सम्स थोड़ा अलग है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग कॉस्ट शीट नहीं दिए हैं, पर्टिकुलर्स और अभी के लिए 2 अमाउंट का कॉलम, इफ रिक्वायर्ड आगे चल के एक और अमाउंट कॉलम बना लेंगे अगर दरकार पड़ा तो। हेडिंग क्या दे दी, कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट का कॉलम। तो हम लोग सम्स का शुरुआत कहां से करेंगे,
देखो हम हमेशा एक स्टोरी बोलते हैं, स्टोरी क्या है, सपोज तुम लखनऊ में हो, ठीक है, या फिर तुम पटना में हो, तुमको दिल्ली जाना है, तो तुम पटना से ही दिल्ली का ट्रेन पकड़ लोगे, क्लियर। अगर हम लोग को बीच का डेटा दिया है, बट हम लोग को बीच का डेटा से नहीं दिया, एकदम एंड का डेटा दिया है, तो हमको रिटर्न कोलकाता आके फिर ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को सेल्स वाला डेटा दिया, एकदम लास्ट का डेटा दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैक कैलकुलेशन मेथड में रिवर्स गियर में जाएंगे और एकदम एंड से शुरुआत करेंगे। कॉस्ट शीट का एंड कहाँ पे होता है, जब सेल्स निकाल लेते हैं वो एंड हो जाता है, तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे एंड से। तो लिखो सेल्स, सेल्स कितना दिया है, सेल्स के ब्रैकेट में लिख दो 10,000 यूनिट्स, 10,000 पीस हमने बेचा है, और कितना करके बेचा है, एक एक यूनिट बेचा है 20 रुपया करके। कॉस्ट शीट क्या होता है, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जो प्रोडक्ट बनाने में खर्चा लगा है, खर्चा कितना लगा है ये हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है। तो सेल्स हो जाएगा 10,000 यूनिट्स एट द रेट रुपीस 20 पर यूनिट। सेल्स एट द रेट 10,000 यूनिट्स एट द रेट रुपीस 20 पर यूनिट, इसका अमाउंट जो आ रहा है 2 लाख रुपया, इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे आउटर मोस्ट कॉलम में। ये हम लोग का टोटल सेल्स हो गया। अब देखो बचपन से हम लोग को पता है कि टोटल कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या आता है, सेल्स। तो अब सेल्स में से क्या कर देंगे, प्रॉफिट को लेस कर देंगे, तो आएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या आता है, सेल्स आता है। तो सेल्स में से अगर प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो हम लोग सेल्स में से लिखेंगे लेस प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं, रिवर्स गियर में जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो लिख देंगे लेस प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट बोल रहा है 25% ऑन कॉस्ट, तो अपना अपना शीट में लिख लो 25% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लो 20% ऑन सेल्स, ठीक है। बचपन में तुमको सिखाया गया होगा 16.66% ऑन सेल्स इज इक्वल टू 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन सेल्स इज इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट। क्योंकि हम लोग को देखो सेल्स पता है, इसलिए हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेंगे 25% ऑन कॉस्ट, दैट इज 20% ऑन सेल्स। अगर कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट का परसेंटेज 25% है तो सेल्स के ऊपर कितना हो जाता है, 20%। हमने ये कन्वर्जन क्यों किया, क्या दरकार था, देखो क्वेश्चन में हमको सेल्स का डेटा दिया हुआ है, तो जब सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स के रेस्पेक्ट में परसेंटेज को कन्वर्ट कर लो। अब सेल्स 2 लाख है, 2 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 40,000। 2 लाख का 20% हो जाएगा 40,000, क्लियर। 2 लाख का 20% हो गया 40,000। तो सेल्स में से क्या कर देंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो 1,60,000 जो आएगा, इसके सामने हम लोग लिख देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसी का दूसरा नाम होता है टोटल कॉस्ट, इसी का दूसरा नाम होता है टोटल कॉस्ट। तो देखो अभी तक हमने क्या किया है, सेल्स हम लोग बैक कैलकुलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। सेल्स में से हमने क्या कर दिया, पहले प्रॉफिट को माइनस कर दिया, तो जैसे ही हमने सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो हमको मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसका दूसरा नाम होता है टोटल कॉस्ट। अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा ऐड करते हैं तो आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को लेस कर देंगे। देखो हम तुमको लिख के बता रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यही होता है। तो हम लोग को देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है, अगर हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को इससे माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, सीओजीएस मिल जाएगा। तो बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, लेस सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि कितना बता रहा है, 10,000 यूनिट हमने सेल किया है, ठीक है, 10,000 यूनिट हमने सेल किया है, और कितना करके सेल किया था, 20 रुपया करके, लेकिन सेलिंग ओवरहेड का जो खर्चा है वो पर यूनिट 1 रुपया करके है, यूनिट सोल्ड। तो 10,000 यूनिट्स जो कि हमने सेल किया है, और हर यूनिट पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा है 1 रुपया करके, तो 10,000 इंटू 1, 10,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जिसका नाम होता है टोटल कॉस्ट, उसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 10,000 लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि कितना हो जाएगा, 1,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS 1,50,000। अब तुम सोचो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या लेस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस क्वेश्चन में तुम देखो, क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का कोई डेटा दिख रहा है ही नहीं। तो जब नहीं है तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो बस समझने के लिए हम लोग ऐसे दिखा देंगे, देखो सीओपी से हम यहां लिख के बता रहे हैं, सीओपी में हम लोग ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्या आता है, COGS, ठीक है। तो अगर सीओपी तक जाना है तो सीओपी में ओपनिंग स्टॉक को क्या कर, सीओपी निकालने के लिए COGS से ओपनिंग स्टॉक को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, रिवर्स गियर में, बैक कैलकुलेशन। तो COGS में हालांकि है नहीं, फिर भी बस समझने के लिए हम लोग थोड़ा लिख देते हैं, COGS में लिख दो, अगर क्वेश्चन में होता तो लिख देते ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अगर क्वेश्चन में रहता तो वैल्यू पुट कर देते, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, है ही नहीं तो नील लिख दो, और लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी नील लिख दो। तो 1,50,000 जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हमने ऐड कर दिया, अगर कोई वैल्यू दिया रहता वैल्यूएशन तो लिख देते, एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हमने लेस कर दिया। तो बेसिकली ये अगेन आ रहा है 1,50,000, और ये जो 1,50,000 आया इसके सामने लिख देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हम लोग का सीओपी निकल गया। अब देखो वर्क्स कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट में जब हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करते हैं तो हमको मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को लेस कर देंगे तो मिलेगा हम लोग को वर्क्स कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग को ऑलरेडी निकल चुका है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से अब लिखेंगे लेस, लिख देंगे लेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब देखो यहां एक समझने वाला बात यह है कि जितना हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है उतना ही इक्वल अमाउंट हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वर इक्वल टू द सेलिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वर इक्वल टू द सेलिंग ओवरहेड्स विच अमाउंटेड टू, यहां पे विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेलिंग ओवरहेड को। तो विच वर्ड को अंडरलाइन करके लिख लो, वहां से एरो बना के लिख लो, ये विच रिप्रेजेंट करता है किसको, सेलिंग ओवरहेड को, विच अमाउंटेड टू ₹1 पर यूनिट सोल्ड। कैसे पता ये विच सेलिंग ओवरहेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये लिखा है विच अमाउंटेड टू ₹1 पर यूनिट सोल्ड, तो यूनिट सोल्ड से कौन रिलेटेड होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
तो इस यहाँ पे तुमको ये समझना पड़ेगा कि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अमाउंट है वही ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का अमाउंट है, क्योंकि अमाउंट इक्वल रहेगा 10,000। अब एक चीज और नोटिस करना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पर यूनिट 1 रुपया था, दोनों का अमाउंट भी इक्वल है, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी कितना होगा? नहीं, 1 रुपया नहीं होगा, क्योंकि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का पर यूनिट निकालने के लिए लोग यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करते हैं। ये जो 1 रुपया आया था ये यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई किए थे। इस 10,000 को अगर तुम 10,000 यूनिट से डिवाइड कर दोगे, यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर दोगे, तो 1 रुपया पर यूनिट आएगा। बट ये जो 10,000 का अमाउंट है, अमाउंट इक्वल है बट पर यूनिट इक्वल थोड़ी होगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का अगर पर यूनिट निकालना पड़ता तो किससे डिवाइड करते? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, वो अलग बात है, वो डिटेल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं निकालेंगे। बट अगर क्वेश्चन में रहता तो तुमको याद रखना है कि बस अमाउंट इक्वल है बट पर यूनिट इक्वल नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर देंगे तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, सॉरी लेस कर देंगे तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम होता है वर्क्स कॉस्ट, जो कि कितना है? 1,40,000। चेक कर लो, सबको यहां तक क्लियर है? बैक कैलकुलेशन। अब तुम देखो फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट निकल गया। क्वेश्चन में एक लाइन बोल रहा है वर्क्स कॉस्ट वाज 140% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। जो वर्क्स कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट का 140% है। इसका मतलब ये वर्क्स कॉस्ट अपने आप में 140 के बराबर है, और ये किस पे डिपेंडेंट था? वर्क्स कॉस्ट 140% है किसका? प्राइम कॉस्ट का। तो प्राइम कॉस्ट जो है उसका वैल्यू हमको नहीं पता, तो उसको हम क्या मान लेंगे? 100। लेट द प्राइम कॉस्ट बी 100। प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री का खर्चा ऐड कर देते हैं, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा ऐड कर देते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा? 40। अगर प्राइम कॉस्ट को 100 मानते हैं, वर्क्स कॉस्ट अपने आप में 140 के बराबर है, प्राइम कॉस्ट 100 है, वर्क्स कॉस्ट 140 के बराबर है, तो डिफरेंस अमाउंट 40% का एलिमेंट क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? वर्क्स ओवरहेड, जिसका और एक नाम क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, वर्क्स एक्सपेंसेस, फैक्ट्री चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, प्रोडक्शन चार्जेस, वर्क्स चार्जेस, ये सब सेम है। तो तुमको समझना पड़ेगा वर्क्स इज इक्वल टू फैक्ट्री, फैक्ट्री इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इज इक्वल टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज इक्वल टू फैक्ट्री, प्रोडक्शन इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन इज इक्वल टू वर्क्स, वर्क्स इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग, ये सब सेम है। क्लियर? इंटर रिलेटेड है, तो एग्जाम में कुछ भी नाम बोल सकता है, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं। देखो डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट नहीं है फैक्ट्री ओवरहेड लेवल पे, डब्ल्यूआई का एडजस्टमेंट सिर्फ प्राइम कॉस्ट लेवल पे है। डब्ल्यूआईपी को सिर्फ प्राइम कॉस्ट पे एडजस्ट करना है और कहीं एडजस्ट नहीं करना है। तो तुम सिंपली सोचो जो प्राइम कॉस्ट होगा उसमें हमने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया होगा, तब जाके आया है फैक्ट्री कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? वर्क्स कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट से हम लोग क्या कर देंगे? फैक्ट्री ओवरहेड को लेस कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिख देंगे लेस फैक्ट्री ओवरहेड, लेस फैक्ट्री ओवरहेड। एक बार फिर से बता रहे हैं, प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, तब जाके हमको मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट। यहां पे जो वर्क्स कॉस्ट है क्वेश्चन बता दिया इट इज 140% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो लेट द प्राइम कॉस्ट बी 100। अगर प्राइम कॉस्ट 100 है उसमें फैक्ट्री ओवरहेड 40 ऐड हुआ होगा, तभी जाके ये 140 के बराबर हुआ है। लेट द प्राइम कॉस्ट बी 100, वर्क्स कॉस्ट 140, तो डिफरेंस अमाउंट बीच में क्या हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड 40 का एलिमेंट। तो फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। ऐसे दिखाओ 1,40,000 जो वर्क्स कॉस्ट है वो कितना के बराबर है? 140 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात लिखा हुआ है। 1,40,000 जो फैक्ट्री कॉस्ट है या फिर वर्क्स कॉस्ट है वो 140 के बराबर है, जिसमें 100 का एलिमेंट किसका है? प्राइम कॉस्ट का है, और 40 का एलिमेंट फैक्ट्री ओवरहेड का है। तो प्रोपोर्शनेटली निकाल लो कितना हो रहा है?
बताओ 40,000 आएगा, प्रोपोर्शनली निकालो, 40,000 आएगा। फैक्ट्री कॉस्ट 1,40,000, उसमें से फैक्ट्री ओवरहेड जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। यहां हमको क्या मिल गया, प्राइम कॉस्ट, जो कि कितना आ रहा है, 1,00,000। सब कोई बताओ यहां तक क्लियर है, प्राइम कॉस्ट 1,00,000 आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है, प्राइम कॉस्ट तक क्लियर है सारा बात। धीरे धीरे समझ में आएगा, 2-3 दिन जब जाएगा, फॉर्मेट लिख लोगे तब चीज समझ में आने लगेगा। अभी चैप्टर बाकी, फर्स्ट चैप्टर है, और फर्स्ट चैप्टर का कम से कम 4-5 वीडियो, मतलब 4-5-6 सम्स ऑलरेडी अपलोडेड है पीछे का सारा, तो सब समझ में आ जाएगा, पर 2-3 क्लास तुमको रेगुलर आना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। प्राइम कॉस्ट बताएंगे एक बार, प्राइम कॉस्ट निकाल लिए। अब देखो क्या करना है, प्राइम कॉस्ट तो निकाल लिए, नॉर्मली सम्स में क्या होता है, डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट नॉर्मली हर सम में कहां होता है, फैक्ट्री ओवरहेड के साथ। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में बोल दिया, देखो डब्ल्यूआईपी एट प्राइम कॉस्ट, तो यहाँ पे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया है और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी दिया हुआ है। हमेशा याद रखना डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट होता कैसे है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है। बट क्योंकि रिवर्स गियर में जा रहे हैं, इसलिए क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ऐड हो जाएगा और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस हो जाएगा। तो एक बार इसको मिटा दे रहे, ऊपर से लिखेंगे, तो ऑलरेडी हम लोग देखो प्राइम कॉस्ट तक निकाल चुके हैं। एक बार फिर से यहां लिख दे रहे हैं, प्राइम कॉस्ट ऑलरेडी तुम्हारा कॉपी में निकला हुआ है, दोबारा मत लिख देना। प्राइम कॉस्ट 1,00,000, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, लिख दो ऐड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे एट प्राइम कॉस्ट, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट कितना है, 20,000, और लेस कर देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस कर देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट। तो देखो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट कितना है, 30,000 है। तो क्लोजिंग को ऐड कर दिए और ओपनिंग को लेस कर दिए। तो एक बात बताओ, प्राइम कॉस्ट से जब हम लोग डब्ल्यूआईपी को एडजस्ट कर देंगे, फिर जो फिगर आएगा वो कितना आ रहा है, 90,000 आ रहा है कि नहीं, 90,000। ये 90,000 के सामने कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये प्राइम कॉस्ट नहीं है। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सम टोटल है तीन चीज का। कि 90,000 में तीन चीज का सम टोटल है, एक रॉ मटेरियल कंज्यूम जिसका दूसरा नाम होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट वेजेस, और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमको निकालना है। तो 90,000 में तीन चीज का एलिमेंट है, डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है। तो 90,000 जो टोटल है, उसमें से अगर हम लोग डायरेक्ट मटेरियल को हटा देते हैं, डायरेक्ट लेबर को भी हटा देते हैं, वेजेस को हटा देते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस मिल जाएगा। लिखेंगे लेस, लिख देंगे लेस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल्स, इनर कॉलम का दरकार नहीं पड़ा तो हटा ही देते हैं इसको, 50,000 डायरेक्ट मटेरियल 50,000, एंड एक और आइटम लेस हो जाएगा डायरेक्ट वेजेस, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 30,000। ये 90,000 में तीन चीज का एलिमेंट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो 90,000 में से हमने डायरेक्ट मटेरियल को भी हटा दिया, डायरेक्ट वेजेस को भी हटा दिया, तो जो बच गया 10,000, यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर, क्लियर सबको।